राधे राधे भाई लोग, कैसन बानी जा रउआ सब। हम मधु रउआ सबके स्वागत करतनी रउआ सबके आपन यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला 2.0 पर। तो हम आशा करतनी कि रउआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और आपन आपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। काहे से कि मुश्किल कुछ भी नहीं खे दुनिया में, तू जरा हिम्मत त कर। मुश्किल कुछ भी नहीं खे दुनिया में, तू जरा हिम्मत त कर। ख्वाब बदली हकीकत में, तू जरा मेहनत त कर। तो हर ख्वाब हकीकत में बदल जाए, ओकरा खातिर मेहनत करे के पड़ी। और मेहनत हमू करतनी, मेहनत तू करी। और अब की बार हर ख्वाब के हकीकत में बदलल जाए सब आदमी मिल के। तो हमनी के पढ़त रहनी जा, एनसीईआरटी के सीरीज चलत रही चैनल पे। और इस एक क्लास में साइंस की एनसीईआरटी शुरू कैले रहनी जा। तो आज हमनी के पढ़े वाला बानी जा क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जीव प्रकरण में पोषण का। ये लेक्चर 6वां है। 5 गो लेक्चर हम डाल देले बानी और 5वां लेक्चर में पौधों में पोषण पूरा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि तक पूरा खत्म कर देले बानी। ओकरा में पोषण क्या है, जीव प्रकर्म क्या है, पोषण के प्रकार, पेड़ पौधों में पोषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक प्रयोग के साथ पढ़ ले बानी जा। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में ही क्यों होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि क्या है, वो सारा चीज हम लेक्चर 5 तक डिस्कस कर लिए हैं। और इस क्लास में लेक्चर 6 में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। पेड़ पौधों में पोषण हो गया, जंतुओं में पोषण, और मुख्य रूप से आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में पोषण। क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक क्या है? जंतुओं में पोषण। अगर जो बच्चे हमसे लगातार पढ़ रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इंडेक्स लिखवाते हैं और उसके बाद उस इंडेक्स में एक एक टॉपिक पर कवर करते जाते हैं और उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तो अगर ये सीरीज आप कंटिन्यूटी से लेते हैं तो आपका साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार बीपीएससी हो, वो सारे क्वेश्चन जो है डील हो जाएगा इस क्लास के बाद। क्योंकि हर एग्जाम का न्यू एनसीईआरटी ही होता है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हर क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए, जंतुओं में अगर पोषण की बात करें तो पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। तो स्वपोषण पेड़ पौधों में होता है और परपोषण जीव जंतुओं में होता है। तो जीव जंतुओं में कौन सा पोषण होता है जी? तो परपोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? परपोषण होता है। ठीक, परपोषण में भी परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। तो किसी किसी जीव में मृतजीवी परपोषण होता है, जैसे कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गई, और किसी किसी जीव में परजीवी परपोषण होता है, जैसे अमरबेल, गोलकृमि, जैसे छोटे छोटे परजीवी, गोलकृमि, टेपवर्म, ऐसे जो छोटे छोटे परजीवी होते हैं, सूक्ष्म परजीवी, उनमें परजीवी परपोषण होते हैं। और प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी जो परपोषण होते हैं वो ये बहुत जरूरी है। और आज की क्लास में हम यही पोषण पर डिस्कस करने वाले हैं कि प्राणी समपोषी जो पोषण होते हैं उसमें पोषण करने की एक पूरी विधि होती है, पाचन करने की एक विधि होती है, और उस पूरे विधि के द्वारा उसमें पाचन होता है। इन दोनों में कोनो विधि उधि नहीं होता है, तो इन्हें इसमें पाचन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें। हाँ, 11th में पढ़ना जरूर है इसके बारे में, लेकिन इस क्लास में नहीं पढ़ना है। उसके बाद अगर हम प्राणी समपोषी की बात करें तो इसमें बेहतर ढंग से पढ़ना है, क्योंकि प्राणी समपोषी जो परपोषण होते हैं उसमें पोषण करने की पूरी एक विधि होती है, अंतःग्रहण, पाचन और शोषण, इस तरीके की पूरी एक प्रोसेस होता है, तरीके होते हैं, उसके द्वारा पाचन और पोषण होता है। इसीलिए ये जरूरी है। तो ये किस में होता है? तो जैसे अमीबा हो गए, अमीबा की बहन पैरामीशियम हो गई, मनुष्य हो गए। ठीक, इन सभी जीवों में प्राणी समपोषी परपोषण होता है। तो हमें इसी को डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले अमीबा में जान लेते हैं कि अमीबा में कैसे पोषण होता है, पैरामीशियम में कैसे पोषण होता है, और मनुष्य में फिर जानेंगे कि मनुष्य में पूरा पोषण की विधि क्या है, कैसे पाचन होते हैं। ठीक, तो अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, अमीबा। ठीक, चलिए
लोग जानते हैं अमीबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए अमीबा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अमीबा कैसा होता है, इसकी कोशिकीय संगठन कैसा होता है। तो ये सबसे पहले अमीबा में पहला पॉइंट याद रखिएगा कि यह एक कोशिकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं जी? एक कोशिकीय होते हैं। ये कैसे जीव है जी? एक कोशिकीय जीव है, इसमें केवल एक ही कोशिका होती है। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं, तो ये कहां मिलते हैं, अमीबा कहां रहते हैं? तो जो मृदु जल होते हैं, मृदु जल, दूसरा पॉइंट जानिएगा कि ये जो मृदु जल में पाए जाते हैं, ये कोशिकीय होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, ये मृदु जल में पाए जाते हैं। मृदु जल हम उस जल को कहते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कम होते हैं, जो झाग ज्यादा बनाता है, जैसे वर्षा का जल, आसूत जल, ये मृदु जल होते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की मात्रा कम होती है और ये झाग ज्यादा बनाते हैं। बस समझ पाया? तो इसको हम लोग मृदु जल कहते हैं और ये मृदु जल में पाया जाता है अमीबा। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मृदु जल में, किस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की मात्रा कम होती है? तो मृदु जल में होती है। ये भी याद रखिएगा, रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। उसके बाद आगे हम जानते हैं तो ये कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है। तो देखिए, इसकी संरचना जो है, इसका आकार जो है वो अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है, क्योंकि इसका जो बाहरी परत है उसको कूटपाद बोलते हैं और वो हमेशा बदलता रहता है अपनी संरचना, तो इसीलिए इसके आकार अनियमित होते हैं। तो इसका आकार कैसा होता है जी? तो इसका आकार अनियमित होता है, अनियमित होता है। इसका आकार कैसा होता है जी? अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता इसका आकार। अगली अगर बात जानते हैं हम लोग, तो अब हम जानते हैं कि ये जो है पोषण में कौन सा पोषण करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि ये प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी परपोषण करता है। ये प्राणी समपोषी परपोषण करता है, ठीक। उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो ये अपने भोजन के रूप में किसको खाता है? जैसे हम लोग दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीजें खाते हैं, फल, फ्रूट्स, दूध वगैरह, लेकिन ये क्या खाता है? तो देखिए, जो अमीबा का भोजन होता है, अमीबा का जो भोजन होता है, भोजन वो होते हैं डायटम, बैक्टीरिया, ऐसे जो छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, डायटम, बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीवों को ये अमीबा भोजन के रूप में खाता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को। बात समझता है आप? ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को भोजन के रूप में खाता है, ठीक। आगे हम लोग जानते हैं अमीबा के बारे में, तो अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? बात समझ पाए? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। यानी कि जो अमीबा होते हैं, मान लीजिए ये अमीबा है, तो जो ये अमीबा का बाहरी लेयर होता है, बाहरी जो परत होती है, वो कुटपाद कहलाता है। और ये कुटपाद जो है, इसी कुटपाद की मदद से वह भोजन को पकड़ता है, अंतःग्रहण करता है कुटपाद की मदद से। और इसी की वजह से, इसी कुटपाद की वजह से उसका आकार हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि कुटपाद भोजन पकड़ने के लिए इसके आकार जो है हमेशा बदलते रहते हैं, इसीलिए अमीबा का भी आकार हमेशा बदलता रहता है कुटपाद की वजह से। अगला अगर हम लोग पॉइंट की बात करें अमीबा के बारे में, तो अमीबा में कैसे कैसे पोषण होता है? तो अमीबा में पोषण के 3 चरण में अमीबा के पोषण पूरे होते हैं। अमीबा में 3 चरण में पोषण पूरे होते हैं। सबसे पहले तो वो भोजन का अंतःग्रहण करता है, उसके बाद ये पाचन करता है, उसके बाद ये निष्कासन करता है।
ये अंतःग्रहण करता है, पाचन करता है, निष्कासन करता है। इसमें अवशोषण और श्वांगीकरण की प्रोसेस नहीं होते हैं। जैसे मनुष्य में 5 चरण में पोषण पूरे होते हैं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, श्वांगीकरण, निष्कासन। लेकिन अमीबा में 3 ही चरण में इसके पोषण पूरे हो जाते हैं, अंतःग्रहण, पाचन और निष्कासन। बस ये 3 चरण में इसके पोषण पूरे हो जाते हैं। ये अंतःग्रहण करता है कुटपाद की मदद से। किसकी मदद से करता है? कुटपाद की मदद से। ये पाचन करता है अपनी जो रसधानी होती है, यह अपने रिक्तिका में, रसधानी में ये पाचन करता है, और निष्कासन करता है अस्थायी छिद्र बना करके, अस्थायी छिद्र द्वारा। याद रखिएगा कि अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण करता है कुटपाद की मदद से, पाचन करता है रसधानी में, और निष्कासन करता है, बहिष्करण करता है अस्थायी छिद्र बना करके। अब ये कैसे करता है हम एक फिगर से समझते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये अमीबा हो गया, ठीक, ये इसका केंद्र हो गया, क्योंकि ये कोशिकीय जीव है, इसमें कोशिका द्रव्य भरे हुए हैं। इसके सामने कोई एक भोजन आ गया, जैसे डाइटम या कोई बैक्टीरिया आ गया। जैसे ही अमीबा देखता है कि यहाँ पे भोजन है, तुरंत इसका कुटपाद क्या करता है, चारों तरफ से फैल करके इस भोजन को घेर लेता है। तो आगे अगले प्रोसेस में क्या होता है कि इसका जो कुटपाद होता है वो पूरी तरीके से इस भोजन को क्या कर लेता है, अंदर की तरफ घेर लेता है। ये भोजन को क्या कर लेता है जी, ऐसे ऐसे बनाइएगा, ये भोजन को चारों तरफ से ऐसे घेर लेता है। भोजन को क्या कर लेता है, घेर लेता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि अब भोजन आ जाता है। अब भोजन कहाँ आ जाएगा, रसधानी में। कहाँ आ गया जी, ये हो गया इसका घेरा हुआ क्षेत्र, ये हो गया रसधानी। जब कुटपाद भोजन को घेरता है और जो क्षेत्र बनाता है वो क्षेत्र रसधानी कहलाता है। तो यह भोजन घेर करके, कुटपाद भोजन को घेर लिया और घेर करके वो अंदर ले आया, और जो कुटपाद भोजन को घेरते समय जो क्षेत्र बनाता है उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं रसधानी। तो भोजन कहाँ आ गया, रसधानी में। अब रसधानी में आ गया भोजन, तो भोजन का पाचन होगा, और पाचन होने के बाद कुछ उपयोगी पदार्थ बनेंगे और कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे ना, पाचन होगा तो आप ध्यान से देखिएगा, जो अब पाचन होता है तो जो उपयोगी पदार्थ होते हैं वो ऐसे कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं, ठीक। और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उससे कोशिका जो है, अमीबा जो है, वो अपनी बाहरी परत पे, अपनी बाहरी कोशिका झिल्ली पर एक अस्थायी छिद्र बना करके इसे बाहर निकालती है। अस्थायी छिद्र मतलब कि अस्थायी नहीं रहता है। जब अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तो वो छिद्र बंद हो जाता है, अस्थायी छिद्र होते हैं। तो ये अस्थायी छिद्र बना करके क्या करता है, तो अस्थायी छिद्र बना करके अब ये कुटपाद को क्या कर देता है, अब ये अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देता है, अपशिष्ट पदार्थ को ये बाहर निकाल देता है। क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गए जी, यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो ऐसे प्रोसेस होता है। कैसे होता है कि जब अमीबा किसी भोजन को देखता है, उसके कुटपाद उस भोजन को घेर लेते हैं, घेर करके वो उसे रसधानी में लेकर के आते हैं। रसधानी में पाचन होता है, पाचन होने के बाद जो उपयोगी पदार्थ बने रहते हैं वो कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ये क्या है, ये अपशिष्ट पदार्थ है। ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसे वो अपने कोशिका झिल्ली पर एक अस्थायी छिद्र बना करके इसे क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। बात समझ पाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, निष्कासन। यहाँ पे क्या हो गया, निष्कासन, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ था, पाचन। और यहाँ पे क्या हुआ था, अंतःग्रहण, ठीक। तो अमीबा पूरी तरीके से संरचना की मदद से देखें तो ऐसे अमीबा में पाचन होते हैं। तो अगर आपको लिखने को आएगा तो आप बेशक लिख सकते हैं कि जब अमीबा किसी भोजन को देखता है तो उसका कुटपाद उस भोजन को घेर करके रसधानी में लेकर के आता है। रसधानी में इसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद जो उपयोगी पदार्थ बनते हैं वो कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसे अमीबा अपने बाहरी परत पर एक अस्थायी छिद्र बना करके उसे बाहर निकाल देती है, अस्थायी छिद्र बना करके। बस समझता है। यानी कि अमीबा में
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है और ना ही भोजन ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग होता है। वो फुटपाथ से भोजन ग्रहण करता है और अस्थायी छिद्र बना करके उसे बाहर निकाल देता है। तो ये था पूरा अमीबा के बारे में। जितने भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करा दिए हैं। ठीक, अब हम लोग जानते हैं पैरामीशियम के बारे में। ठीक, अब हेडिंग डालिएगा पैरामीशियम। अब हेडिंग डालिए पैरामीशियम। ठीक, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अमीबा के बारे में जाने तो ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है जी? तो एक कोशिकीय जीव होता है। लिखते चलिएगा कि ये भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी मृदु जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? मृदु जल में। ये भी कहाँ पाया जाता है? मृदु जल में पाया जाता है। मृदु जल में पाया जाता है। अगर आगे बात करें तो इसका आकार कैसा होता है भैया? तो इसका आकार निश्चित होता है भैया, चप्पल के आकार का इसका होता है। चप्पल के आकार का होता है, अर्थात इसका आकार निश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है जी? निश्चित होता है। यही तो भिन्नता है अमीबा और पैरामीशियम में, कि अमीबा में आकार अनिश्चित होता था लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। और देखिए, अमीबा पैरामीशियम भी भोजन, डायटम और बैक्टीरिया वगैरह सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग ये भोजन के रूप में करता है। और इसमें भी वही प्रोसेस होता है जो प्रोसेस अमीबा में होता है, अंतःग्रहण, पाचन और निष्कासन। ठीक, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे साइटोएस्टोम या कोशिका मुख कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशेष अंग होता है, एक विशेष अंग होता है जिसे साइटोएस्टोम या कोशिका मुख, हिंदी में कोशिका मुख कहा जाता है। देखिए, अमीबा में कोई विशेष अंग नहीं था, लेकिन पैरामीशियम में भोजन ग्रहण करने के लिए कोशिका मुख पाया जाता है, साइटोएस्टोम पाया जाता है। उसके बाद ये भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने के बाद इसमें भी वही प्रोसेस होता है कि ये भोजन ग्रहण करता है, अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण करता है किसकी मदद से? तो साइटोएस्टोम की मदद से। साइटोएस्टोम से भोजन ग्रहण कर लिया। उसके बाद पाचन होता है, इसमें भी कहाँ होता है जी? तो रसधानी में। ठीक, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है, निष्कासन वो होता है अस्थायी छिद्र बना करके। इसमें भी निष्कासन कैसे होता है? अस्थायी छिद्र के द्वारा। बात समझ पाए? इसमें भी अंतःग्रहण साइटोएस्टोम के द्वारा होता है, लेकिन पाचन रसधानी में ही होता है और निष्कासन अस्थायी छिद्र बना करके होता है। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देखिए हम एक फिगर बना रहे हैं। ठीक, ऐसे अमीबा पैरामीशियम की संरचना होती है। यहाँ पे इसका साइटोएस्टोम हो गया। तो जब यहाँ पे कोई भोजन आता है तो भोजन ये अपने मुख के द्वारा ग्रहण कर लेता है। इसको हम लोग कहते हैं साइटोएस्टोम। साइटोएस्टोम इसके द्वारा ये क्या कर ले, ये हो गया इसका केंद्रक, यहाँ पे भरा हुआ है कोशिका द्रव्य, और ये है इसका रसधानी। ये तो हो गया केंद्रक, ये है इसका रसधानी।
ठीक। तो भोजन कहाँ आता है? रसधानी में, और रसधानी से एक रसधानी ऐसे पाचन होता है, और पूरी तरीके से जब रसधानी में पाचन हो जाता है तो जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उस अपशिष्ट पदार्थ को ये अस्थायी छिद्र बना करके उसे बाहर निकाल देता है। बाहर क्या कर देता है? निष्कासन कर देता है अपशिष्ट पदार्थों का। बस समझ पाए? तो पूरा प्रोसेस वही होता है, बस 2-4 गो अंतर होता है अमीबा और पैरामीशियम में। पहला तो इसका आकार निश्चित होता है, दूसरा इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुख होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइटोस्टोम या कोशिका मुख। बस समझ पाए? बाकी सारा प्रोसेस अमीबा की तरह ही होता है। तो ये रहा पैरामीशियम, इसका आकार निश्चित होता है, चप्पल के आकार का होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा पैरामीशियम के बारे में। तो अमीबा और पैरामीशियम एक छोटा सा टॉपिक था जो आप लोग को जानना जरूरी था। अब हम लोग असली कहानी पे आते हैं और वो है मानव पाचन तंत्र। ठीक। तो अब हेडिंग डालिएगा मानव पाचन तंत्र, यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पाचन। तो अब हेडिंग डालिएगा मानव पाचन तंत्र। देखिए हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि अपना राइटिंग सुधार ले, क्योंकि राइटिंग तो खराब है। आप लोगों को भी लगता होगा कि मैडम जी कैसे लिखती हैं, लेकिन क्या करे, एक होता है ना लुरलू फुतबाई या मोले पजाई, नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। हम बचपने से ही अपने राइटिंग के लिए कितना ज्यादा जो है बेइज्जती हो चुका है मेरा, लेकिन फिर भी ये हाथ जो है ना ये मेरा साथ ही नहीं देता है। राइटिंग कभी सुधरता ही नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए राइटिंग सुधारने की, और अगले क्लास में सुंदर सुंदर लिखेंगे, गोल गोल मोती जैसा। अब हेडिंग डालिए मानव पाचन तंत्र। क्या डालिए? मानव पाचन तंत्र। तो क्या आप लोग को अभी भी डाउट है कि मनुष्य में कौन सा पाचन होता है? मृतजीवी की, परजीवी की, प्राणी संपोषी? तो प्राणी संपोषी। बस समझता है? तो अब हम लोग जानेंगे मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम थोड़ा पाचन पे डिस्कस कर लेते हैं कि पाचन किसको कहते हैं। बस समझता है? तो पाचन किसको कहते हैं आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट में हम यही जान लेते हैं कि पाचन किसको कहते हैं। ठीक। किसको कहते हैं पाचन? पाचन प्रक्रिया किसको कहते हैं? तो देखिए, वैसे मान लीजिए ये जटिल मतलब कठोर टुकड़ा है, हम इसको तोड़ तोड़ के एकदम महीन मिट्टी की तरह कर दिए, तो जस्ट वैसे ही काम हमारे शरीर में होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। पाचन क्या कहलाते हैं जी? पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल मतलब कठोर, तो जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, तो यह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। क्या हमने बोला कि पाचन वह प्रक्रिया होती है, पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। जैसे जैसे अब कहिएगा ये जटिल कौन है सरल कौन है, तो इधर से ही मत समझिए। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, और जब इसका पाचन होता है, पाचन, तो ये टूट करके सरल कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज में बदल जाता है, और इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिल जाती है। उसके बाद अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पाचित होकर के अमीनो अम्ल में बदल जाता है, अमीनो अम्ल। अगर बात करें वसा, तो वसा पाचित होकर के वाष्यीय अम्ल, वाष्यीय अम्ल में बदल जाता है। तो ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो सरल कार्बनिक में बदल गया, तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा बदला है भैया? पाचन प्रक्रिया के द्वारा। बस समझ पाए? अगला अगर हम लोग बात जानते हैं
पाचन में, तो जो पाचन प्रक्रिया होती है वो फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होती है, मतलब भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इस पाचन की प्रक्रिया के दौरान भौतिक प्रक्रिया भी होते हैं, रासायनिक प्रक्रिया भी होती है, इसीलिए पाचन को हम लोग फिजियोकेमिकल प्रक्रिया, भौतिक रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि पाचन फिजियोकेमिकल प्रक्रिया, हिंदी में बात करें तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्यों भैया? क्योंकि इसमें भौतिक प्रक्रिया भी होते हैं और रासायनिक प्रक्रिया भी होते हैं, बस समझ पाए। इसीलिए इसको हम लोग फिजियोकेमिकल प्रक्रिया कहते हैं, यानी कि भौतिक और रासायनिक दोनों इसमें होते हैं, तो ये भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है पाचन। उसके बाद अगर हम बात करें अगला पॉइंट, तो जो जल होते हैं, जो विटामिन होते हैं, इनका पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा, जल, विटामिन, क्योंकि ये खुद सरल यौगिक होते हैं, इन्हें अब और सरल नहीं बनाना होता है, तो जल और विटामिन का पाचन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। एक बच्चा, जब हम ये लिखवा रहे थे एक बार अपने ऑफलाइन क्लास में, तो एक बच्चा कह रहा है क्यों नहीं होता है मैम, क्यों नहीं होता है? हम कहले अरे बुर्बक, जब खुदे एक सरल है, अब ओकरा के का सरल बनाएंगे? अब जो जौन बात जी के, अब गरीब को और गरीब बना करके कहाँ का न्याय करिएगा आप? ठीक, तो सरकार वही तो करती है, गरीब को और गरीब बना देती है और अमीर को और अमीर बना देती है, जबकि ये गलत है। अरे भैया, जो खुद सरल में यौगिक में है, तो उसे हम और सरल क्या करेंगे? इसीलिए इसका पाचन नहीं होता, ये डायरेक्ट हमारे शरीर में इसका अवशोषण हो जाता है, इसका पाचन नहीं होता है। तो ये पाचन से रिलेटेड कुछ बातें याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि मानव पाचन तंत्र किसे कहते हैं, मानव पाचन तंत्र कैसे बना। ठीक, तो ये था पाचन। अब हम लोग जानते हैं मानव पाचन तंत्र। अब हम लोग जानते हैं मानव पाचन तंत्र। ठीक, तो देखिए, या ध्यान से सुनिएगा। मानव का आहार नाल, ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां, मानव का आहार नाल और पाचन ग्रंथियां और पाचन प्रक्रिया, इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मानव पाचन तंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा कि मानव पाचन तंत्र में मानव का आहार नाल, पाचन ग्रंथि और पाचन प्रक्रिया का सम्मिलित रूप मानव पाचन तंत्र कहलाती है। मानव पाचन तंत्र कहलाती है। तो मानव पाचन तंत्र में आहार नाल होता है, पाचन ग्रंथियां होती है, और जो पाचन प्रक्रिया होता है वो सम्मिलित रूप को ही मानव पाचन तंत्र कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि आहार नाल क्या होते हैं, बस समझता है आप। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र में, देखिए अगर हम जानते हैं तो मानव पाचन तंत्र में अंग की बात करें तो दो तरीके के अंग होते हैं, दो अंग शामिल होते हैं। एक तो हो गया आहार नाल, एक को हम लोग कहते हैं पाचन ग्रंथि। अब ये दोनों मिलकर के जो प्रक्रिया करते हैं वो प्रक्रिया होती है। तो आहार नाल होते हैं और एक पाचन ग्रंथि होती है। तो आहार नाल किसको कहते हैं? तो देखिए, आहार नाल वो अंग होता है, वो अंगों का समूह होता है आहार नाल, जिससे हो करके भोजन जाता है। आहार मतलब भोजन, नाल मतलब रास्ता, यानी कि भोजन जिस जिस रास्ते से होकर गुजरता है, उन सभी अंगों का समूह ही आहार नाल कहलाता है। बात समझता है? और साइड साइड से उस अंगों में भोजन को पचाने के लिए साइड से जो ग्रंथियां लगी रहती है, जो थैली लगे रहते हैं, जिसमें से एंजाइम्स और जो रस निकलते रहते हैं, पाचक रस निकलते रहते हैं, वो साइड से भोजन में मिलते जाते हैं और पाचन प्रक्रिया को और तेज कर देते हैं। तो वो ग्रंथि को भी हमें जानना है।
ठीक। तो जो आहार नाल होते हैं, तो आप समझ पाए कि आहार नाल किसको कहते हैं। आहार मतलब भोजन, नाल मतलब रास्ता, यानी कि भोजन हमारे शरीर के अंदर जिन जिन रास्तों से होकर गुजरता है उन सभी अंगों के समूह ही आहार नाल कहलाता है। और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है, याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई होती है। बात समझता है। अब हम जानते हैं कि आहार नाल में कौन कौन सा अंग शामिल होता है, तो हम नीचे नहीं लिख पाएंगे, तो इसे मिटा करके हम लिखते हैं। ठीक, हम इसको नहीं मिटा सकते हैं ना तो आप लोग कहिएगा कि क्या पढ़ाई हुआ है, बुझा ही नहीं रहा है। चलिए देखिए, मानव पाचन तंत्र, इसमें हम दो चीजें जानेंगे। मानव पाचन तंत्र में दो अंग शामिल होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं आहार नाल और एक को हम लोग कहते हैं पाचन ग्रंथि। ठीक, आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है, याद रखिएगा। आहार नाल में कौन कौन सा अंग शामिल होता है जी, किस किस अंगों से भोजन होकर गुजरता है, तो शुरुआत हो जाती है आहार नाल की मुख गुहा से, क्योंकि मुख गुहा से ही सबसे पहले भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। तो आहार नाल की शुरुआत हो जाती है मुख गुहा से। ठीक, क्योंकि देखिए माइक में कभी कभी अपने आप लाइट चला जाता है, तो बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो आवाज ही खत्म हो जाता है और आप लोग को फिर दिक्कत हो जाती है। तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। अब मुख गुहा से भोजन आता है, ये जो आपको नीचे की तरफ, ये मुख गुहा से जैसे ही भोजन उतरता है तो आता है ग्रास नली में, ग्रास नली में, बस समझता है। और ग्रास नली से भोजन जाता है आमाशय में, जो हमारा पेट होता है, आमाशय, इसको ही हम लोग प्यार से पेट्टू कहते हैं, पेट। ठीक, अब पेट से भोजन जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत से भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद अंतिम भाग जो होता है आहार नाल का, वो होता है गुद्दा या मलद्वार। तो ये कुल 5-6 जो है, 6 अंग मिला करके आहार नाल कहलाता है, क्योंकि इसी रास्ते से भोजन गुजरता है। ठीक, और ग्रंथि की बात करें तो देखिए, मुख गुहा में ग्रंथि होती है जो भोजन से मिलती है, मुख गुहा में जो एंजाइम निकालती है, तो मुख गुहा में जो ग्रंथि होती है उसे हम लोग कहते हैं लार ग्रंथि। इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रसनी में कोई ग्रंथि नहीं होती है, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं निकलते हैं। आमाशय में जो ग्रंथि होती है उसको हम लोग कहते हैं जठर ग्रंथि, और इससे भी एंजाइम निकलते हैं, और यहाँ पे पाचन प्रक्रिया जो है वो तीव्र होता है। छोटी आंत में जो ग्रंथि होती है उसको हम लोग कहते हैं आत्र ग्रंथि, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्र ग्रंथि। बात समझता है। और देखिए, आत्र ग्रंथि होता ही है छोटी आंत में, और साइड से हमें 2-3 ग्रंथियां और पढ़नी है, जैसे यकृत, क्योंकि इधर से यकृत पित्त रस बनाता है, वो भी जो है भोजन की प्रक्रिया को तीव्र करता है, तो यकृत भी एक ग्रंथि है। उसके बाद यकृत को हम लोग लीवर बोलते हैं, लीवर। उसके बाद हम पढ़ेंगे अग्नाशय, हमारे शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय, तो ये ग्रंथि भी साथ में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बड़ी आंत में कोई ग्रंथि नहीं होती है, यहाँ पे कोई ग्रंथि नहीं होती है, यहाँ पे पाचन नहीं होता है, बल्कि जल का अवशोषण होता है। मल द्वार में भी कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है, यानी कि कुल मिलाकर के हमें 1, 2, 3, 4, 5 ग्रंथि के बारे में जानना है, और 6 गो अंग के बारे में विस्तार से जानना है। तो ये याद रखिएगा कि मुख गुहा में लार ग्रंथि होती है, आमाशय में जठर ग्रंथि होती है, छोटी आंत में आंत्र ग्रंथियां होती है, और यकृत और अग्नाशय भी साइड से अपना एंजाइम्स और रस निकालते रहते हैं। समझता है। तो हमें मानव पाचन तंत्र में आहार नाल में एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाना है, इधर से अंग और इधर से ग्रंथि भी हमें पढ़ना है, तब जाकर के आपको मानव पाचन तंत्र समाप्त होगा। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारा इस क्लास लेने के बाद अगर आपके रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार बीपीएससी हो, बिहार बोर्ड का तो कहिए ही मत, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। उसके बाद जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये हम अपने मेहनत के बल पे आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर एक बार इस क्लास को कर लीजिएगा तो उसके बाद आपका कभी भी कोई भी जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
ठीक, तो ये था मानव पाचन तंत्र। अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम मुख गुहा से शुरू करते हैं। ठीक, तो आहार नल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अब हम शुरू करते हैं मुख गुहा से। तो अब हेडिंग डालिएगा आप लोग मुख गुहा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मुख गुहा से। देखिए, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लगभग 35 मिनट का हो गया है। तो अब हम अगले क्लास में इसको जो है डिस्कस करेंगे। मानव पाचन तंत्र को अगले क्लास में हम फिर से शुरू करेंगे और एक एक अंगों को डिस्कस करेंगे। एक ही क्लास में पूरा मानव पाचन तंत्र को समाप्त कर देंगे। क्योंकि देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था जरूर कम है, लेकिन हौसला मेरा कम नहीं है, हौसला बुलंद है। हर परिस्थितियों से लड़ करके हमें आगे बढ़ना है, आप लोगों को कुछ सिखाना है। ठीक, तो हम जो है यहाँ पे अगर ज्यादा लॉन्ग वीडियो डाल देते हैं तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत होती है। देखते होंगे कि टाइमिंग के बाद ही वीडियो अपलोड कर रहा है। 10 से 11 बजे का समय होता है, 12-1 बज जाता है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। जो हमारा ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो हम अब आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो है मन लगा के पढ़ते रहिएगा। और ये क्लास आप लोग को कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमारा बहुत मनोबल बढ़ाता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।